का भी रुख करूंगा, सुन तो लीजिए सर। राकेश त्रिपाठी जी, आपने हेमंत जी को भी सुना, आपने कपीश भाई को भी सुना, आपने अनिल शर्मा जी को भी सुना है, और उम्मीद है कि आपने इनके पॉइंटर्स नोट जरूर किए होंगे, क्योंकि जवाब इनके भी सीधे सधे हुए थे। अभी हेमंत जी ने जो बात घेरी है आपके आसपास, हेमंत तिवारी जी ने, क्या कहना है राकेश त्रिपाठी? मैंने पहली बात ही कही थी और मुझे लगता है कि मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट वक्ता हैं। वो लाग लपेट के साथ नहीं बोलते हैं और वो कोई कैलकुलेशंस के आधार पर नहीं बोलते हैं कि इसका बोलूंगा तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसके क्या परिणाम होंगे, इसकी दीर्घकालिक राजनीति पे क्या असर होगा। ऐसा कैलकुलेशन करके सजावटी बनावटी या दिखावटी नहीं बोलते हैं। उनके अंतर मन में जो है, जो अनुभूति है, उसी के आधार पर जो भी सवाल आए उनका उन्होंने उत्तर दिया है और उन्होंने उसके पीछे प्रसंगों को बताया है, उसके पीछे उदाहरण दिया है। वो बातें कोई बिना आधार के नहीं कही गई हैं, वो सारी बातें तथ्यात्मक हैं, सत्य है। ये कड़वा सत्य है, ये सत्य जानते सब है, कोई कहना नहीं चाहता है। लंबे समय से इस देश में मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को ऐसे ही अवसर देखे हैं जिसमें ये कड़वी सच्चाइयां कहीं नहीं जाती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी एक साहसी व्यक्ति हैं और इस नाते इन कड़वी सच्चाई को साहस के साथ उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात को सबके सामने कहा है और मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि केवल कहने का काम नहीं है, हमने करके दिखाया है। क्यों आपत्ति हो रही है किसी को? कपिल श्रीवास्तव को बड़ी आपत्ति हो रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो बहुत आपत्तिजनक है। क्या आपत्तिजनक कह दिया है? क्या यह सच नहीं है? क्या आपको डाउट है क्या इसमें? कपिल श्रीवास्तव, आपको संदेह है क्या इसमें कि श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में है? क्या इस बात में किसी को संदेह है कि श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में है? लेकिन हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए हम न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम न्यायपालिका के निर्णय को स्वीकार करने वाले लोग हैं। आपकी हिम्मत नहीं होती है कि संभल में कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे को पत्थर के आधार पर बदलने के लोग जो चेष्टा करते हैं, आप उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देश ने यही देखा है कि जिस जमीन पर उंगली रख दी, यह जमीन वक्फ की हो गई और यही कानून बना दिया आपने कि जिसको कह दिया कि ये वक्फ की है वही वक्फ का हो जाएगा, जिसको कह दिया तलाक तलाक तलाक, ये 3 तलाक मान लिया जाएगा। ये इस तरह से नहीं चल सकता है। इस देश ने इन नए परिवर्तनों को देखा है। हम वक्फ के कानून को बदलते देख रहे हैं, 3 तलाक को बदलते हुए हमने देखा है। इस देश में अंधविश्वास और पाखंड के उन्मूलन को होते हुए इस देश में परिवर्तन होते हुए देखा है। वो परिवर्तन हर तरफ से होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इस कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के बयानों से आपत्ति हो रही है। योगी जी ने जो कुछ भी कहा है वो नीर विवेचन करने का काम किया है। उन्होंने जो सत्य है उस सत्य को बिल्कुल सनातन के कसौटी पर कसते हुए डंके की चोट पर कहा है। क्या ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ बीच का रास्ता कभी अपनाते ही नहीं है? वो कोई भी बात कहनी होती है एक तरफा या एक जो सोचते हैं वो सीधा सीधा कह देते हैं। वो कभी बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है सही है तो ये सही है, चाहे कोई नाराज हो या ना हो। क्या आप इसी तरीके से देखते हैं कपिश भाई? मैं हेमंत तिवारी जी के विश्लेषण से संतुष्ट हूं, क्योंकि वाकई उनको एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है और मैं इसको कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो समय निर्धारित किया अपने साक्षात्कार का और जिन बातों को कहा है वो बहुत पिरो करके उन्होंने अपने हिसाब से कहा, अपने हिसाब से, देश और प्रदेश के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने अपने हिसाब से। अभी 30 तारीख को आरएसएस की बैठक होनी है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जाना है। उससे पहले इन्होंने कह ही दिया है कि हम तो सत्ता 5 मिनट में त्याग देंगे, हम सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप देखिए, अगर पहले का भी आप 2017 का उठा करके देख लें तो भारतीय जनता पार्टी ने कदापि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो तो माननीय सिन्हा जी को बनाना चाहते थे जो इस समय कश्मीर के गवर्नर हैं। मनोज सिन्हा जी की बात कर रहे हैं आप? लेकिन बिल्कुल, मैं तो हकीकत इसी बात को कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का आवरण जो आप कह रहे थे कि गोरक्षनाथ मठ के मठाधीश होने के नाते हिंदू युवा वाहिनी को स्थापित करने वाले योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वांचल में इतनी बड़ी पहुंच थी कि अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत साहब की बात मानकर इन्हें मुख्यमंत्री न बनाता तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाती और उसी पोजीशन में
उसी पोजीशन पे आज फिर खड़ी है। बड़ी बात कह रहे हैं मैं आप। आपको कह रहा हूं, बिल्कुल यही सच्ची बात है, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर का हूं और माननीय योगी जी के 2 किलोमीटर दूर मेरा आवास है, मैं वहीं रहता हूं और उन्हें हर क्षण आते जाते देखता हूं, उनकी बातें सुनता हूं। वो हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारे महंत हैं, हमारे गोरक्षनाथ पीठ के पूजनीय हैं। और मैं आपको ये बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी योगी को कतई नहीं चाहती है, क्योंकि नड्डा साहब तो अपने मातृ संगठन के लिए कह दिया हमें आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको अगर आवश्यकता नहीं थी तो मोदी जी क्यों जा रहे हैं 11 साल के बाद? प्रश्न ये खड़ा होता है। तो यहां जो दहाड़ है योगी आदित्यनाथ जी की, भले वो असंवैधानिक शब्दावलियों का प्रयोग किए हो, वो उनके बोलने की एक शैली है। वो हिंदुत्व का जो पोस्टर बॉय बन रहे हैं, वो अपनी सत्ता को उत्तर प्रदेश में स्थापित किए रहते हुए बचाने और भविष्य में वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने का उनका त्याग है। और यही हकीकत है जिससे भारतीय जनता पार्टी इस समय डर रही है, और ये काम वो भारतीय जनता पार्टी को स्वयं में डराने के लिए कर रहे हैं। चलिए, राकेश त्रिपाठी जरूर जवाब देना चाहेंगे इस पर, लेकिन जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसी भाषा में उसे समझाऊंगा। बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ये बयान वो पॉडकास्ट में दे रहे थे, इशारा किसकी तरफ है? राजीव जी, उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया को यह नहीं मालूम, शायद वो भूल गए हैं कि उन्होंने जब वो सीट पर बैठे तो शपथ किसकी ली, संविधान की या धर्म की। जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा एक ना तो प्रदेश के मुखिया की है ना एक संत की। सबसे पहले तो उन्हें अपनी शैली बदलनी पड़े। जिस शैली में वो बात करना चाहते हैं वो एक कट्टरवादिता के रूप में है, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में है। किस भाषा में समझाना चाहते हैं? कानून व्यवस्था लचर हो चुकी, उनके पुलिस थानों के बीच अंदर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। किस भाषा में समझाना चाहते हैं? खुली गुंडई चरम पर है, किस भाषा में समझाना चाहते हैं? उनके नेता, तमाम नेता कई जनपदों में पकड़े जाते हैं और वह रेप कांड में पकड़े जाते हैं, किस भाषा में उन्हें समझाना चाहते हैं? अगर मजदूर की बेटी, मां बहनें अगर वहां रह रही है तो उन्हें बुलडोजर में जलाकर मार दिया जाता है, इस भाषा में समझाना चाहते हैं? बड़ा ताज्जुब होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे के मुखिया को आज जिस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आखिर क्यों? सबसे पहली बात तो सूबा उनसे संभल लेगा, नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं कि सूबा संभल नहीं रहा। देखिए, अगर सूबा संभल नहीं हो रहा तो आज जिस मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वास्तव में जिस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया को करनी चाहिए, सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर करनी चाहिए, ठीक है, रोजगार पर करनी चाहिए, किसान पर बात करनी चाहिए, महिलाओं के सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात कहां कर रहे हैं? अब हम अगर इस बात को कहें कि जिस जगह पर मुख्यमंत्री जी निवास करते हैं वहां एक मस्जिद भी थी और एक मंदिर भी था, मैं दावा करता हूं, जरा खोदना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे तो कोई भी दावा कर देगा, लेकिन इतिहास के कार बनने का काम जो कर रहे हैं, सबसे पहले इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास की जानकारी उन्हें लेनी होगी। चलिए ठीक है, हेमंत जी को मैं बीच में ले आता हूं। इस वक्त समय थोड़ा कम है, हेमंत जी को बीच में ले आता हूं। हेमंत जी, कपीश जी आपसे पूरी तरह से एग्री करते हैं। आपने जो बातें कही, कपीश जी ने कहा कि आपका एनालिसिस बहुत बेहतर है क्योंकि आप सीधे लखनऊ से हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या बातों को यूं ही कह दिया होगा? क्या अभी भी आपको लगता है कि वो एक महंत होने के नाते ज्यादा जिम्मेदार तरीके से बात रख सकते हैं? क्या वो इतने मंझे हुए राजनीतिज्ञ नहीं हैं कि उन्हें पता ना हो कि उनके शब्दों का असर कहां तक और कितनी दूर तक जाएगा? ऐसा राजीव जी, पहली बात तो मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ को पिछले 20-22 सालों से जानता हूं और 40 साल का मेरा पत्रकारिता का करियर हो गया है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है, जितना मेरा स्तर है। तो अभी जो उनियाल जी बोल रहे थे, मैंने कभी नहीं कहा कि आरएसएस से जुड़े रहे, वो तो भाजपा से भी नहीं जुड़े रहे थे योगी आदित्यनाथ। हाँ, आरएसएस की जो प्लानिंग थी जिसको भाजपा एग्जीक्यूट करती है, ये प्लानिंग थी 2017 में कि उनको आगे हिंदुत्व की कट्टर लाइन पे जाना है, इसलिए योगी आए, बाकी दावेदार खारिज हो गए। मैंने कहा था, उसको उन्होंने समझा नहीं और उस पर विश्लेषण करने लगे। खैर, मैं एक बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ होशियार आदमी है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, पॉलिटिक्स को बखूबी समझते हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं, 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है। उनको मालूम है कि उनको कब क्या बोलना है, किस सवाल का क्या जवाब देना है। और वास्तव में राकेश त्रिपाठी ने ठीक कहा,
बहुत बेलाग जवाब देते हैं, आवाज से नहीं, जब पहली बार सांसद बने थे तब से। मैं एक चीज ये कह रहा हूं जी कि योगी आदित्यनाथ क्या करे जब लड़ाई 80 और 20 की हो गई है। मेरी मुख्य बात को समझिए राजू, 80 और 20 की, अभी कल की एक तस्वीर है कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं जो लोकसभा के चुनाव में राजनाथ सिंह से मुकाबिल थे, विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, वो जाकर के नमाज पढ़ रहे थे। अफ्तार में तो हम भी जाते हैं, सब जाते हैं, वो नमाज कल पढ़ रहे थे। तो यह स्थिति 80-20 की लड़ाई क्यों आई, इसको समझना पड़ेगा। आप मुसलमानों के साथ एक मुश्त होकर जाएंगे तो उसका रिएक्शन होगा कि उनको मालूम है इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, वो हिंदू की राजनीति करेगा। तो यह प्लानिंग लंबे समय से है। क्या आपको यह नहीं लगता कि हिंदू की राजनीति या मुसलमानों की राजनीति, जिसे वोट बैंक कहा जाता रहा लंबे वक्त तक, इसमें कहीं बहुत हिंदुओं और सनातन को लेकर राजनीति हाशिए पर चली गई और उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने साथ जोड़ लिया और अब उससे समीकरण बिगड़ रहे हैं। खैर, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आपसे भी बात करूंगा क्योंकि हम अब रुख कर रहे हैं